हेलो स्टूडेंट्स, यू वॉच माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं समास। और आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक समझिए, आपको समास बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इस समास को आसानी से चुटकियों में समझ सकते हैं। तो चलिए समास और समास के भेदों के विषय में बताते हैं हम। यहाँ पर जो हमारे समास हैं, समास के हमारे जो आपके 6 भेद बताए गए, तो पहले हम इनके समास के परिचय बताते हैं कि समास किससे कहते हैं। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। संक्षिप्तीकरण मीन्स छोटे रूप से। दूसरे शब्दों में समास संक्षिप्त करने की एक प्रक्रिया होती है। दो या दो से अधिक शब्दों का पारस्पर्य संबंध बताने वाले को शब्दों या कारक चिन्हों का लोभ होने पर ये उन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। जैसे आपके यहाँ उदाहरण दिए गए हैं, दया का सागर सामासिक शब्द है, यानी ये समास है। और इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पे दया का सागर नहीं, दया सागर जो आपका समास है, आप इतना समझ लीजिए कि समास जो है संक्षिप्तीकरण, एक छोटे रूप से लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको उदाहरण हम आगे आगे धीरे धीरे बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं समास के भेद। तो समास के भेद में आपका है द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है और बहुब्रीहि समास है। तो हम एक एक करके आपको इनके विषय में बताएंगे और इनके उदाहरण भी आपको साथ साथ हम बताते चलेंगे। देखिए सबसे पहले हम देते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है, कैसे हम इसकी आसानी से पहचान लगा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। अब पूर्व पद क्या होते हैं? पूर्व पद यानी जो सबसे पहला पद आता है, उत्तर पद यानी बाद वाला पद, ये दोनों प्रधान होते हैं और अर्थ की दृष्टि से दोनों ही स्वतंत्र अस्तित्व हो, उनके मध्य संयोजक के शब्द का लोप हो और द्वंद्व समास कहलाते हैं। जब यहाँ पे आप इतनी आसानी समझ लीजिए कि जहाँ पर यह योजक चिन्हों का प्रयोग होता है और आपका जो यहाँ पे समास विग्रह किया जाता है और शब्द जोड़ा जाता है, क्योंकि दोनों शब्द जो हैं प्रधान माने गए हैं। अब जैसे उदाहरण में आपका दिया गया है माता पिता, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए राम कृष्ण दिया है तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो राम और कृष्ण हो जाता है। भाई बहन, तो यहाँ पे देखिए भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, ये द्वंद्व समास है। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखिए कि यहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम समास विग्रह करते हैं तो और शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट चलेगा द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद मीन्स पहला पद है, तो आप उसे कर दीजिए द्विगु समास। संख्यावाचक मीन्स जहाँ पे गिनतियाँ आती हैं, नंबर्स आते हैं, पहचान आसान तरीके है जहाँ नंबर्स आते हैं, वो द्विगु समास होता है। जैसे उदाहरण में आपको दिया है नवरत्न। नवरत्न का मतलब होता है 9 रत्नों का समूह, यानी 9 रत्नों का समूह, 9 आपकी संख्या आ गई है तो आपका ये द्विगु समास हो गया। सप्तद्वीप, सप्तद्वीप देखिए 7 द्वीपों का समूह, यहाँ पे 7 आ गया है तो आपका द्विगु समास हो गया है। त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब है 3 भुवनों का समूह, यानी 3 भवन, यानी 3 है, 3 समूह जो आ गया है आपका, यहाँ पे संख्या बताई जा रही है 3 है। सतमंजिल, सतमंजिल 7 मंजिलों का समूह, यहाँ पे 7, यहाँ पे द्विगु समास आसानी से आप पहचान लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका चलेगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में देखिए जिस समास में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। यहाँ पे दोनों पदों के बीच में परसर्ग का लोप होता है। देखिए सबसे आपका उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद की आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होता है, इसलिए यहाँ प्रधान का मतलब है जैसे कहना चाहिए सबसे नंबर 1 पे। तो यहाँ पे आपका जैसे बहुत सारे आपको दिए गए हैं, परसर्ग का मतलब होता है कारक शब्दों का प्रयोग होना।
तो जब इसका हम करते हैं तो कारक शब्द का लोप हो जाता है, यानी कारक जो आपके शब्द बताए गए, कारक यहाँ पे 6 हैं आपके, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से और संबंध का के, कि इनका प्रयोग होता है यहीं पे, तो आपका समास तत्पुरुष बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके यहाँ पे 6 भेद आपको बताए गए हैं, जैसे कर्मधारय है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे कर्म में दिया जा रहा है मतदाता, मत को देने वाला, और करण में आपको दिया जा रहा है जन्मदाता, जन्म से उत्पन्न। और नेक्स्ट आपको दिया जा रहा है संप्रदान से दिया जा रहा है तत्पुरुष, संप्रदान में हथकड़ी, जैसे हाथ के लिए कड़ी। सबसे पहले आपको इनके लिए कारक का पता होना चाहिए। तो अपादान तत्पुरुष है धनहीन, धन से हीन। संबंध तत्पुरुष आपको बताया जा रहा है प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अधिकरण तत्पुरुष बताया जा रहा है, तो यहाँ पे दिया जा रहा है नीत निपुण, नीत में निपुण। अब आपका नेक्स्ट आपका हम बताते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपका बताया जा रहा है जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, कर्मधारय समास कहलाते हैं। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखिए यहाँ पे भी पूर्व पद जो होता है, पहला पद जो आपका बताया जाता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद जो होता है वो विशेष होता है। तो आप इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है, तभी आप इसकी पहचान लगा सकते हैं। तो मैंने आपके इसके ऊपर भी वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी ध्यान से देखेंगे तो आपकी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण आपका दिया जा रहा है काली मिर्च, काली है जो मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। सदगुण, सद है गुड़ जो गुड़। यहाँ पे कर्मधारय समास के विषय में। नेक्स्ट आपका चलेगा अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और अव्ययीभाव समास कहलाता है, ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। अब यहाँ पे देखिए पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद का मतलब जो पहला पद होता है अव्यय होता है। अव्यय वो होते हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके लिए आपको एक और हम आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपका देखिए आजीवन, आजीवन में जो आ है वो उपसर्ग है। तो इस तरह कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, शब्द जो जिनमें आपको उपसर्ग वर्णों का प्रयोग किया जाता है। बाकी यहाँ पे पूर्व जो पहला पद बताया जा रहा है वो अव्यय है। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है यथाशक्ति, इसे स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा समय, समय के अनुसार। और कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ दोनों पद एक से युग्म बनाए, युग्म मीन्स जोड़े से होते हैं, तो वहाँ भी आपके अव्ययीभाव समास होंगे। अब आप, मुझे लगता है आप आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। और दूसरा आपका है बहुप्रिय समास। हमारा बहुप्रिय समास है जिस समास में दोनों पदों के मध्य से एक विशेष यानी तीसरा अर्थ का बोध होता है, उसे बहुप्रिय समास कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों पद नहीं होते, दोनों पद जो दिए गए हैं उनका अर्थ नहीं निकलता, तीसरा अर्थ निकलता है, यानी तीसरे अर्थ निकलता है, विशेष होता है, अलग होता है, तो वहाँ पर आपका बहुप्रिय समास होता है। महात्मा, अब उदाहरण में आपको बता रहे हैं महात्मा, महान है आत्मा जिसकी ऊंची आत्मा वाला, यानी ऊंची आत्मा वाला जहाँ दिया गया है तीसरे अर्थ में, वहाँ पे बहुप्रिय समास। नीलकंठ, नील है कंठ है जिसका, शिवजी अर्थात शिवजी, तो आपका ये बहुप्रिय समास हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम आप ये भी कंफ्यूजन हो जाएंगे कि यहाँ पे देखिए महात्मा, महात्मा महान है जिसकी आत्मा, अगर इतना ही आपको दिया गया है तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा, और तीसरा पद अगर आपको दिया गया है तो आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, और अर्थात शिवजी दिया है तो बहुप्रिय समास हो जाएगा। अब यहाँ पे लंबोदर है, लंबा है उदर जिसका है, तो कर्मधारय समास में आएगा। अगर तीसरा पद आपको गणेश जी दिया जा रहा है तो बहुप्रिय समास हो जाएगा।
गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। मक्खी चूस है, बहुत कंजूस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुव्रीहि समास और जितने आपको समास बताए, अव्ययभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास आसानी से समझ में आ गया होगा। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब है, और नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आगे वाली वीडियो